नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक के यूट्यूब चैनल पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम बस्ती की हस्ती। सहारा इंडिया में जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई का अरबों रुपया डूब रहा है। कंपनी के डायरेक्टर, नेता, अफसर और सरकार कोई भी जमाकर्ताओं का दर्द नहीं समझ रहा है। जनता सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रही है और कंपनी का मालिक मौज मार रहा है। करोड़ों जमाकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए 4 साल पहले बस्ती जनपद से शुरू हुआ आंदोलन आज देशव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बस्ती से इसकी शुरुआत करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अभय देव शुक्ला से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक के यूट्यूब चैनल पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम बस्ती की हस्ती। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को अपने इस कार्यक्रम में हम बस्ती जनपद के किसी ऐसे नामचीन चेहरे को सामने लाते हैं जो अपना उत्कृष्ट योगदान समाज में, राजनीति में तरह तरह से दे रहे हैं। तो आज हमारे बीच में मौजूद हैं बस्ती जनपद के ही रहने वाले थरौली गांव के अभय देव शुक्ला जी। अभय देव शुक्ला जी के बारे में हम इतना जानते हैं कि उन्होंने सहारा इंडिया कंपनी में पूरे देश में निवेशकों का अरबों रुपया फंसा है, ये पूरा देश जानता है और सभी लोग इससे अच्छी तरह से परिचित हैं। तो निवेशकों का भुगतान कराने को लेकर के बस्ती जनपद से शुरू किया गया एक आंदोलन आज बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है, जो बस्ती से शुरू होकर के भारत के कई राज्यों तक पहुंचा है। और कहीं न कहीं इसका श्रेय बस्ती के ही अभय देव शुक्ला जी को जाता है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से लेकर के दूसरे राज्यों में यात्राएं करके, आयोजन करके, तमाम धरना प्रदर्शन करके इस आंदोलन को इन्होंने ये विशालता दिया है। तो आज हमारे बीच में मौजूद हैं अभय देव शुक्ला जी। आइए बात करते हैं अभय देव जी से। अभय देव जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत आप। अभय देव जी, बस्ती से आपने एक छोटा सा मूवमेंट सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का पैसा वापस कराने के लिए मेरे ख्याल से 1 साल पहले शुरू किया था। नहीं, आज 4 साल 4 साल हो गया। तो ये आंदोलन एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बन चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस्ती की धरती को पड़ाव, बस्ती कर्मभूमि क्षेत्र में मैंने समाज के विभिन्न वर्गों के साथ रह के सामाजिक गतिविधियों में अपने आंदोलन को जीवंत एक रूप देना चाहा। विभिन्न सेक्टरों पे आप जैसे लोगों का बड़ा सानिध्य और सरोकार रहा, जिससे हम लोगों ने छोटे छोटे पैमाने पे बस्ती में बहुत सारे समाज सेवा के कार्य किए। उसी बीच से चूँकि कहते हैं कि परिस्थितियां जब गुजरती हैं तो अपनों से ही होके गुजरती हैं। और जो सहारा का आंदोलन का कहीं शुरुआत हुआ बस्ती जनपद में, तो वो मेरे पारिवारिक जीवन से ही निकल उसकी शुरुआत हुई। मेरा खुद का पैसा, और मैं अपने पैसे की शुरुआत के लिए शुरुआत किया बस्ती में। और बस्ती में 4 साल पहले बस्ती में एक छोटा सा ब्रांच है कोतवाली के बगल में, उसी पे हमने इसकी शुरुआत करी और अपने पैसे की मांग करी। लेकिन मुझे लगा कि हम तो शायद एक सामान्य व्यक्ति हैं, जिससे सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र के लोगों की जो कूट रचित साजिश है, उससे आम जनमानस के लोगों को पैसा मिलना शायद मुश्किल है। हाँ जी। और मैं तो ये कहूँगा कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां होता गया। 4 साल हुए और इस 4 साल के अंतराल में 16 राज्य, आज 7वां राज्य मैं घूम चुका हूँ और आंदोलन अपने चरम पे है। बहुत सारे डायरेक्टर और सुब्रत राय के और प्रबंधन तंत्र के लोगों की सांसें भी। आपको शुरू में ही एहसास हो गया था, जो सामने जिससे लड़ना था आपको जमाकर्ताओं के पैसे के लिए, उसकी ढिठाई और उसकी जो सरकारी मशीनरी में जो पहुँच है, आपको एहसास हो गया था कि एक बड़ी ताकत से भिड़ना है, इसलिए छोटा मोटा मूवमेंट का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। शुरुआत तो हालांकि सर मैंने बस्ती से ही करी थी। हमको लगा था कि बस्ती में हमारा पैसा है और जिस तरह से उन्होंने पैसे ना देने के लिए जिस प्रयोजन और जिस तरह के एटीट्यूड वो दिखा रहे थे, उस एटीट्यूड से मुझे लगता था कि यार हम जैसे लोग जब समाज में रहते हैं वो हमारा पैसा वो नहीं दे पा रहे। एक छोटे परिवार के लोग जो रवड़िया लगाते हैं,
अपने छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, उनका पैसा देने में इनको कितनी परेशानी होती होगी। और तब हम लोगों ने ये मन बनाया कि बस्ती में एक कार्यक्रम की शुरुआत करते करते, आपको याद होगा कि जब हम पहली बार कार्यक्रम करने आए थे बस्ती में, तो हमको खुद विश्वास नहीं था कि जिस आंदोलन के लिए हम लोग इस आंदोलन की नींव रखने जा रहे हैं, वो बस्ती में 10,000 लोगों से ज्यादा की संख्या थी जो बस्ती की जनपद की सड़कों पे दिखाई दे रही थी। और हम डीएम कार्यालय तक पहुंचे थे, और डीएम की वहाँ तत्कालीन डीएम थी इसके पहले सौम्या अग्रवाल जी। सौम्या अग्रवाल जी ने खुद ये स्वीकार किया था कि निश्चित तौर पे बेहद पीड़ा में है लोग, और इन लोगों के लिए मैं एक त्रिस्तरीय कमेटी बनाऊंगी। लेकिन किस डिब्बे में है त्रिस्तरीय कमेटी, मुझे अभी तक उसका कोई परिणाम नजर नहीं आया। अभय देव जी, जैसा कि आप जानते हैं, हम आप क्या पूरी दुनिया जानती है कि 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपये दैनिक स्तर पर जमा करके सहारा को लोगों ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर दिया पूरे देश में। और निश्चित रूप से इतने बड़े पैमाने पर अगर किसी की कामयाबी आती है तो उसमें सरकारी मशीनरी का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज जब जनता को पैसों की ज़रूरत है और सारे टर्म कंडीशन पूरे हैं, उनकी मेजॉरिटी आने को है, आ गई है, तो उन्हें ठोकरें क्यों खानी पड़ रही है? सरकारी मशीनरी आज जनता का पैसा भुगतान कराने के लिए इतनी उदासीन क्यों है? देखिए, जितने दोषी सुब्रत राय हैं जी, उससे कम दोषी भारत की सरकार सहित राज्य की सरकारें और संबंधित अधिकारी नहीं जी। क्योंकि आप सभी जानते हैं, पत्रकारिता जगत में आपका बेहद अनुभव रहा है और काफी दिन आपने गुजारे हैं, पत्रकारिता एक स्तंभ के रूप में बस्ती में है। सुब्रत राय गोरखपुर की धरती से, अररिया उनका गांव था, गोपालगंज बिहार के अररिया गांव से एक छोटे से परिवार से जन्म लेने के बाद वो गोरखपुर की सरजमी को उन्होंने चुना अपने केंद्र बिंदु को, और मात्र 2,000 रुपए और एक लंबरेटा गाड़ी लेके सुब्रत राय गोरखपुर के शहरों में घूमा करते थे, और वो नमकीन बेचने का काम करते थे। और उस शख्स ने कौन से सपने चुने, कौन से ख्वाब उनके थे कि उन्होंने उसको साकार रूप देने के लिए उन छोटे छोटे पटरी के व्यवसायियों को चुना, और जो छोटी छोटी दुकानें थी उन दुकानों को चुन के उन्होंने 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक एक ऐसा गेम चेंजर किया। उन्होंने एक ऐसा गेम शुरू किया जिसको देखते ही देखते सुब्रत राय ने, कब उन्होंने इस धरती से आसमान छुआ, देखते देखते सुब्रत राय ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। और आज की परिस्थिति में ऐसा है कि सुब्रत राय और सुब्रत राय का प्रबंधन तंत्र उस आसमान से इस धरती की तरफ आ रहा है। उसमें कारण कहीं ना कहीं सुब्रत राय का प्रबंधन तंत्र और देश में सरकार और सरकारी तंत्र का मिला जुला होना, क्योंकि लाइसेंस जब जारी किए गए तो निश्चित तौर पे किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कोई ना कोई सरकारी मशीनरी का एक अधिकृत प्रपत्र होता है, और उस प्रपत्र के माध्यम से उनकी साल दर साल उनकी क्वेरी होती है, उनकी जांच होती है। सुब्रत राय को उस जांच प्रक्रिया में छूट दी जाने लगी, छूट दी जाने लगी, और ऑडिटों में उनको क्लीन चिट दी जाने लगी, और 43 साल तक का उन्होंने ये खेल किया, और अंततः देश के लोग आज सड़कों पे मारे फिर रहे, और सुब्रत राय अपने आसियाने में बैठ के ठुमका लगाते नजर आते हैं। हाँ, वो 1 2 का 4 करते रहे अंदर, और सरकार उनको क्लीन चिट देती रही। सरकार उसमें मिली, सरकार की तो उसमें मिली जो भगत है भाई, चाहे वो देश में राज्य की सरकारें हो, चाहे वो केंद्र की सरकारें हो, जिस राज्य में भी सुब्रत राय ने काम किया है, उस राज्य की सरकारों को उन्होंने अपने कमाए गए पैसे धनुगाही से उनकी झोलियां भर दी, उनका मुंह बंद कर दिया। चाहे वो अधिकारी रहे हो, चाहे वो राजनेता रहे हो, चाहे सांसद और विधायक रहे, कोई भी तंत्र ऐसा नहीं है, चाहे वो लोकतंत्र में कार्यपालिका हो, विधायिका हो, या फिर न्यायपालिका हो, उन सारे लोगों में सुब्रत राय की एक बड़ी धनराशि उनके पास है, जिसके कारण वो बोल नहीं पा रहे और लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। अभय देव जी, आपने जमाकर्ताओं के हित में जो आंदोलन खड़ा किया, इस कड़ी में आपने बस्ती जिला प्रशासन का घेराव किया, कई बार आपने धरना प्रदर्शन किया, आप बिहार गए, दूसरे स्टेट में गए, दूसरे स्टेट की सरकारों ने आपका कितना सहयोग किया, वहाँ की सरकारी मशीनरी ने आपके साथ कैसा सलूक किया, और बस्ती जिला प्रशासन ने आपके साथ क्या सलूक किया, किस तरह का व्यवहार हुआ, और अब तक के नतीजे क्या हैं? देखिए, अगर हम बस्ती की बात करें तो बस्ती में प्रशासनिक अमला शून्य है, प्रशासनिक गैर जिम्मेदार है। प्रशासन में बैठे जो अधिकारी हैं वो लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्थाओं को धत्ता बता रहे हैं,
और खास तौर पे जो वर्तमान की स्थिति है, विगत 4 सालों से आज तक सुब्रत राय के खिलाफ देश भर में 3000 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुके हैं। और उसका कहने को तो संगठन का उद्गम स्थल है, मुझे इस बात को कहने में संकोच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहीं से लोग सीख लेके पूरे हिंदुस्तान के लोगों में एक आंदोलन की क्रांति आई है। कोई ऐसा देश का हिस्सा नहीं है आज अगर देश में जहां 13 करोड़ इन्वेस्टर है पूरे देश में, वो इस आंदोलन को ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि बस्ती उसका उद्गम स्थल है और यहीं से ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और जब पहली बार हम लोगों ने आंदोलन की गति को आगे बढ़ाया था तो 10,000 लोग सड़कों पे अपने पैसे की मांग कर रहे थे और 10,000 लोगों के बाद यहाँ का डीएम, यहाँ का कलेक्टर ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि हाँ, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम त्रिस्तरीय कमेटी बनाएंगे। लेकिन ये 4 साल हो गया। आपके बगल में सिद्धार्थनगर में सिद्धार्थनगर में मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। अच्छा, कंपनी के मालिकान समेत उनके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। आपके फैजाबाद में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, संत कबीर नगर और गोरखपुर में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, तमाम उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, लेकिन बस्ती में लगता है कि बस्ती के जिलाधिकारी और बस्ती के कप्तान के लिए कानून और संविधान दूसरा है और हमको बस्ती में निराशाजनक रहा। नहीं, मैंने इस बारे में कई बार बस्ती के जिलाधिकारी महोदय से भी मुलाकात करी और इस बात की व्यथा कही। अभी विगत 4 दिन पहले 5 दिन पहले हम लोगों ने डीएम साहब से मुलाकात किया। डीएम साहब ने पूरी बात हमारी सुना और गंभीरता से मैंने उनको बताया भी कि बहुत सारे लोग पीड़ा में हैं, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, कई लोगों की किडनियां खराब हो गई हैं पैसे के अभाव में। हम आपको एक पत्र दिखाएं, हमको जब पिछली बार जब हमने इस कारण आंदोलन की शुरुआत करी थी उसमें ये पत्र हम साथियों को दिखाएंगे, कैमरा से कहेंगे इसको दिखाइए। ये बस्ती जिलाधिकारी को दिया गया था। उनकी किडनी खराब हो गई और इन किडनी में इस पैसे के लिए ये किडनी खराब हो गई थी उनकी और इसका एप्लीकेशन डीएम साहब के यहाँ पहुंचा हुआ था। उन्होंने कहा था कि हम त्रिस्तरीय कमेटी बनाएंगे और त्रिस्तरीय कमेटी बना के उसके भुगतान की प्रक्रिया को सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये आदमी इस दुनिया में है भी कि चला गया। ना कमेटी बनी, ना कोई नतीजा, ना कोई नतीजा हुआ और ना यहाँ मुकदमे दर्ज हुए। मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में अगर देश एक, झंडा एक, विधान एक, संविधान एक, तो हिंदुस्तान में 3000 से ज्यादा मुकदमे विभिन्न हिस्सों में लगाए गए हैं। तो आखिर बस्ती का संविधान किस संविधान से चलता है? क्या सुब्रत राय के पैसे के संविधान से चलता है? क्या उनकी झोली के संविधान से चलता है? क्या उनके प्रभाव के इस्तेमाल से चलता है? या डीएम बस्ती के या बस्ती का कप्तान सुब्रत राय उनके पैसे के प्रभाव में है? या फिर कानून में वर्णित व्यवस्था है ये उनको ये इजाजत नहीं देती कि गंभीर मुकदमे होने, आरोपी होने के बावजूद, कई बार उनको लेटर दे दिए जाने के बावजूद भी मुकदमे दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। तो इससे तो प्रतीत होता है कि बस्ती के जनपद के लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा, उनका पैसा डूब जाएगा। और ये तय है कि जहां जहां FIR हुए हैं वहां उनके डायरेक्टरों का, उनके संबंधित अधिकारियों के ऊपर गिरफ्तारी हुई है और उनके पैसे के भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। नहीं, सुब्रत राय ने तो शुरू से ही अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है और अपने प्रभाव के दम पर ही उन्होंने भारतवर्ष में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की। लेकिन प्राथमिकता उनको देनी चाहिए जिनके दम पर आज कंपनी खड़ी हुई, निवेशकों के दम पर। आज वही निवेशक अपने जमा धन के भुगतान के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो कम से कम सरकारी मशीनरी को कानूनी कार्रवाई तो करनी ही चाहिए। सर, मेरा पैसा बाकी था, मैं अपने पैसे की भुगतान के लिए गया, हमने लड़ाइयाँ लड़ी, हमने संघर्ष किया। हमारा लोकतंत्र में, हमारा संविधान में आस्था है। हमारे अधिकार ये प्रदत्त होते हैं सरकारी संवैधानिक रूप से कि अगर हमारी बात कोई सरकारी मशीनरी ना सुनती हो, संबंधित लोग ना सुनते हो, हमारे लिए कोई पीड़ा हो, जनता के हित से जुड़ा मामला हो, हम सड़कों पर प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी न्याय की मांग कर सकते हैं। इसी क्रम में हम बस्ती में भी जब हमको लगा कि हम अकेले अपने न्याय की प्रणाली में सक्षम नहीं हो पाएंगे, तो हमने जनता की अदालत में जाके अपना दरवाजा खटखटाया और जनता की सहयोग के साथ उन जनता की पीड़ा को भी इसमें रखा। देश में वर्ग संघर्ष की स्थिति होने वाली है। 13 करोड़ इन्वेस्टर और 12 लाख कार्यकर्ता। नहीं, इससे भी महत्वपूर्ण विषय मैं आपके चैनल पे बोलना चाहता हूँ कि 13 करोड़ इन्वेस्टर हैं जिनका पैसा एजेंटों ने लगवाया है। एजेंटों का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक
फ्रॉड कंपनी सहारा सुब्रत राय की सहारा इंडिया समूह आई, जिसने गैर संवैधानिक तरीके से लोगों से पैसा लूटा, जिसमें सरकार मिलीजुली कारगुजारियों के नाते उनको साल दर साल उनका रिन्यूअल किया गया, उनको आगे बढ़ाया गया और उसके बीच का जो धनराशि होती है उसका बंदरबाट किया गया और उनको पूरे देश को लूटने का संसाधन बना दिया गया। उसकी आड़ में सुब्रत राय ने 13 करोड़ लोगों को लूटा, 13 करोड़ के लोगों को अपने एजेंटों को आगे किया। आज एजेंट से लोग पूछते हैं, प्रथम विक्टिम एजेंट है, और जब कोई नहीं पाता है तो सीधे एजेंट के घर जाता है और एजेंट से मारपीट की स्थिति होती है और उनके यहाँ दुर्व्यवहार होती है। बहुत सारी महिलाएं हैं, मैं देश के विभिन्न हिस्सों में जा चुका हूँ, तमाम लोग सुसाइड कर चुके, तमाम तो सुसाइड कर चुके हैं। जो महिलाएं इसमें काम करती थी उनको भद्दी भद्दी गालियों से नवाजते हैं लोग। अपना पैसा नहीं पाएगा कोई। अगर हमने आपको पैसा दिया है तो मैं दूसरे व्यक्ति से पैसा कैसे मांग सकता हूँ? तो प्रथम विक्टिम ये आप थे, इस नाते सुब्रत राय के पहले व्यक्ति से यानी एजेंट से पैसा मांगते हैं और एजेंट ने उनको बड़ी ईमानदारी से ले जाके दे दिया, बदले में कुछ कमीशन पाया था और उस कमीशन का भी हिस्सा वही उसी खाते में जमा करता होकर आ गया था। उसको खाने पीने के बाद कुछ नहीं मिला, अंततः उसको भी लूट लिया सुब्रत राय ने। लेकिन खिलाफ इतने गंभीर अपराधी करे, लेकिन वो नहीं मानते, वो नहीं देना चाहते और ये मानते हैं कि हमने, जब हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे देते हैं कि हमको जब सुप्रीम कोर्ट इसको कहेगा और सीबी सहारा का प्रकरण है, इस प्रकरण में जब तक हम फंसे कानूनी उलझनों में फंसाए रहते हैं, जिसके कारण देश भर के निवेशक और कार्यकर्ता आपस में तर्क संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। आने वाले दिन में सरकार कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में एक दूसरा गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव में लोग एक दूसरे से मारपीट करते नजर आए। बड़ी गंभीर स्थिति। अभयदेव जी, यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आ रहा है कि आप संवैधानिक व्यवस्था की अभी आप बात कर रहे थे और जहाँ तक हमें जानकारी है सहारा का पूरा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सेबी भी एक ऐसी संस्था है भारतवर्ष में जो वित्तीय कंपनियों का कंट्रोलर के रूप में काम करती है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको कोर्ट की व्यवस्था या कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए? आप सड़क पर दुनिया भर का प्रदर्शन कर रहे हैं। अशोक जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश में सुब्रत राय ने यही ब्रीफिंग करा के देश भर के लोगों को लूटने का प्रयास कर दिया जी। आप जैसे पत्रकार जी, तमाम राजनेता जी, देश में जुडिशरी में बैठे लोग, कानून में बैठे प्रशासनिक अमले के लोग, इन सभी लोगों की एक पट्टी पढ़ा के सुब्रत राय ने रखी है कि मामला सहारा सेबी को इसके नाते सुप्रीम कोर्ट में है, इस नाते एम्बार्गो लगा है, हम देश भर के निवेशकों का पैसा नहीं दे पा रहे। और शायद यही कारण है हिंदुस्तान में कि देश भर के राजनेता गुमराह, देश भर के अधिकारी गुमराह और देश भर की कोर्टों में, व्यवस्थाओं में, सिस्टम में जो उनको छूट मिल रही है वो इस अपने मकड़जाल में कामयाब होते दिखाई दे रहे थे। उनका एक भी लोग, जब भी हमारे लोग इस बात को आंदोलन के दौरान उठाने जाते हैं तो उनसे संबंधित अधिकारी वहां पे जो डीएम बैठे रहते हैं, कलेक्टर बैठे रहते हैं, उनसे जब जो उनके एसपी और कप्तान और कोतवाल बैठे रहते हैं, वो पहले कह देते हैं कि भाई मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है, जब मामला न्यायालय में है तो आप लोग क्यों इस पे परेशान कर रहे हैं और मामला कोर्ट में निकलने दीजिए। ये उनको ब्रीफिंग कराया गया है, जबकि ऐसा कोई मामला है ही नहीं। सच तो ये है कि सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र ने मिलकर कूटरचित साजिश करी। हम कहते हैं कि जब ये बात चर्चा हो रही थी तो हम लोगों के भी दिल दिमाग में था कि हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो जरा पता करवाया जाए सुप्रीम कोर्ट में वास्तव में मामला है कि नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला है किस केस का? सुब्रत राय मिस्टर नटवरलाल है, मिस्टर इंडिया है। एक फिल्म आई थी अनिल कुमार की, मिस्टर इंडिया। आज के डेट में दोनों भूमिका में सुब्रत राय मिस्टर नटवरलाल। मिस्टर इंडिया तो गायब हो जाता था बीच बीच में, मैं वही बता, और आप देखते हैं कि तमाम मंत्रियों और तमाम प्रभावी लोगों के मैं वही बता, फोटो मैं वही बता, आती है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। सुब्रत राय को मैं नटवरलाल क्यों कर रहा हूँ? मैं सुब्रत राय को मिस्टर नटवरलाल इस नाते कर रहा हूं कि इस देश का सबसे बड़ा फ्रॉड और इस देश का सबसे बड़ा महाचंडाल नरपिशाच सुब्रत राय हो चुके हैं। वो मिस्टर नाल की भूमिका में इस नाते हैं कि वो ठगों के बाप। उनकी एक संगठित समूह है जिसने देश भर के 13 करोड़ इन्वेस्टरों को लूटा है। राष्ट्रभक्ति के नाम पे उन्होंने देश के लोगों को छला है, यहाँ तक कि भारत के संविधान की व्यवस्था में भारत माता की भी संवैधानिक, भारत माता की भी मूर्ति को अपने घर के सामने का इस्तेमाल किया था, कैद करके रखा है। जिस तरह रावण ने उन सारे देवी देवताओं को अपने खाट के नीचे कैद करके रखा था, ऐसे सुब्रत राय ने अपने दरवाजे पे भारत माता की बड़ी मूर्ति लगा के भारत माता के
चित्र को, जो प्रतिमूर्ति है उनको कैद करके रखा है, उनकी आत्मा को कैद करके रखा है और देश भर के गरीब पीड़ितों को वो चूस रहा है। और देश की सरकारें मूक दर्शक बनी हुई है, इमोशनली ब्लैकमेल, मूक दर्शक बनी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि सुब्रत राय और सुब्रत राय के प्रबंधन तंत्र के लोगों ने कूट रचित साजिश किया और सहारा सेवी के प्रकरण में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको पहली बार नोटिस दिया, सुब्रत राय के ऊपर आश्चर्यचकित होंगे आप। देश भर में आपको एक आश्चर्यजनक घटना नहीं आएगी अशोक सिंह कि सुब्रत राय को 8 साल से पैरोल पे रखा गया है। हाँ, इतना लंबा पैरोल ये हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा कोई पैरोल नहीं है। बिल्कुल इस बात से सहमत है। क्यों पैरोल नहीं है? तो उसकी ताकत, उसका रसूख, उसका वो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, भारत की सरकार और संवैधानिक व्यवस्थाओं से अपने आप को बड़ा महसूस कराता है। तो उसके लिए सरकार और सरकार में बैठे लोग उसके पैसे के गुलाम के आगे सिवा कुछ दिखाई नहीं देते। यह दम्भ है सुब्रत राय का। तभी तो सुब्रत राय ने जब पहली बार जब ये मामला प्रकरण में आया, सेबी ने और सहारा ने उनके ऊपर ये सिस्टम क्रिएट किया कि कुछ तो गड़बड़ है, उसकी जांच हुई और जांच में गलतियां पाई, तो सुब्रत राय उस गलतियों का जवाब नहीं दिए। और जब सुब्रत राय के ऊपर पेनाल्टी लगाई सेबी ने, तो सेबी को पैसा ना देके उसको, क्योंकि वो भारत की संवैधानिक व्यवस्था से भी बड़ा मानते थे, सरकार से भी बड़ा मानते थे सुब्रत राय, तो उन्होंने उसको इग्नोर किया और सेबी कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई। और सुप्रीम कोर्ट में 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख देने के बाद 3 तारीख में सुब्रत राय हाजिर नहीं हुए। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि सुब्रत राय इस देश के संविधान से और देश की व्यवस्था से बड़े नहीं हो सकते और लिहाजा इनको गिरफ्तार करके लाए गए। जब उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटकी तब वो हाजिर हुए और वहां पे सुब्रत राय को यह कहा गया कि आपने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन आपने कंडामार कोर्ट किया है, आप देश भर के निवेशकों का पैसा कैसे देंगे ये बता दीजिए। उन्होंने नहीं बता पाए, उनके वकील सहित वो सब, लिहाजा उनको जेल के सलाखों के पीछे 2.5 साल रहना पड़ा। 2.5 साल रहने के बाद सुब्रत राय को अपनी मां के मरणोपरांत के अवसर पे उनको पैरोल मिली और उस पैरोल के बाद आज तक वो पैरोल पे है। ये हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्था है। मैं शीर्ष में संवैधानिक व्यवस्था पे बैठे कुर्सी पे लोगों को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना नहीं चाहिए, किस तरह से व्यक्त करूंगा, मुझे शब्द नहीं मिलते। देश में प्रश्न चिन्ह तो मिलता है, लगता है कानून व्यवस्था के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर न्याय के दरवाजे गरीबों के लिए दूसरे और अमीरों के लिए दूसरे क्यों हो जाते हैं। एक तरफ गरीब परिवार के लोगों को न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है, तब भी उनकी पुश्तें लग जाती है, उनको न्याय नहीं मिलता, अंततः समझौता हो जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ देश में बैठे रसूखदार लोग, पूंजीपति और उद्योगपति के लोगों के लिए रात को 12 बजे रात को भी कोर्ट के दरवाजे खुल के फैसले हो जाते हैं, जैसा कि हाई कोर्ट बना वहां, क्या नाम है, बिहार में। हाँ, जी। बिहार में सुब्रत राय को स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया कि तुम कैसे कर सकते हो बिना हमारी परमिशन से। अंततः सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को उसके आगे झुकना पड़ा और सिंपल जैसे लोग 12 बजे रात को जाके उसको जमानत दिलवा के चले आए। ये कौन सा न्याय व्यवस्था है कि ये गरीब लोग सड़कों पे दर दर की ठोकरें खाएं और एक FIR के लिए तरस जाए और उनके लोग मलाई काटते हुए बैठे और FIR के लिए लोगों को दर दर की ठोकरी खानी पड़े। ये तो कानूनी व्यवस्था का, संवैधानिक व्यवस्थाओं में लोगों का जब विश्वास उठ जाएगा तो निश्चित तौर पे जब जनता अपने हाथों में अदालत लेगी तो उसका निर्णय करने के लिए जनता स्वतंत्र होगी और जनता सड़कों पे निकल चुकी है। अभय देव जी, अभी बात के दौरान आपने पूंजीपतियों की बात कही। पूंजीपतियों पर तो केंद्र की सरकार मेहरबान है ही। आपने सुना होगा कि 8 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का सरकार ने राइट ऑफ कर दिया और हम लोगों की जनता की गाढ़ी कमाई, एक बड़ा अमाउंट लोन लेकर के कितने आराम से भारत से लोग विदेशों में जाकर के बस जा रहे हैं और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। और सुब्रत राय तो एक तरह से इतना बड़ा घाघ कहा जाएगा कि जो जनता के करोड़ों अरबों रुपए डकार करके इसी देश में बैठा हुआ है और सरकार उसे अभयदान दे रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अशोक सर, तो रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने, कर दिया दिल किसी पत्थर के हवाले हमने। हमको मालूम ना था क्या सह है मोहब्बत यारों,
जला के अपने घर देखे हैं उजाले हमने। क्या बात है। इस सरकार को लाने से पहले इस बात को सोचने की बहुत ज़रूरत भी तो थी लोगों को। जी जनता जब चुनाव आता है तो जाति, धर्म, मजहब के आधार पर वोट पोल करने, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर वोट पोल करने लगती है। जबकि संवैधानिक व्यवस्थाओं में जो सरकारें बनाई जाती है, उन सरकारों का काम होता है पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों की मदद करने के लिए, गरीब अंतिम वर्ग के लोगों को न्याय देने के लिए। लेकिन देश की सरकारें वर्तमान ही नहीं, देश में जब जब राजनीतिक सत्ता का उदय हुआ है तो बड़ी से लेके आज तक की जितनी सरकारें, उन सभी सरकारों में, चाहे केंद्र की सरकार शुरुआती दौर से बना, पहले टाटा बिरला हुआ करते थे, आज अडानी, अंबानी और सुब्रत राय जैसे लोग हैं, वो देश के जनता को लूटते हैं और बदले में उनको धन जो सरकार होती है, उस सरकार को चलाने के लिए धन की जरूरत है, और वो धन जो उनके ऐश आराम के लिए काफी हो, ऐसा धन उनको चाहिए। जनता की सेवा करने के लिए वो धन नहीं चाहिए। जनता से लूट के जनता की गाड़ी कमाई को वो सफेद पोश नेताओं के खजानों को भरते हैं, उससे जनता के लिए वो नए नए कानून में उनको प्राविधानों में छूट देके उन उद्योगपतियों को आगे करते हैं और उनको फलने फूलने का मौका देते हैं। यही काम तो सुब्रत राय के साथ हुआ, अडानी के साथ हुआ, अंबानी के साथ हुआ, विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक घरानों के बड़े बड़े लोगों के साथ यही काम कर रही है सरकारें। अभयदेव जी, अभी आपने कहा कि 13 करोड़ निवेशक हैं पूरे देश में जो परेशान हैं, जिनका करोड़ों रुपया डूब रहा है, 12 लाख कार्यकर्ता है, तो पूरे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, 10% लोग तो आपके साथ हैं। 12 लाख कार्यकर्ता भी हैं, जो कार्यकर्ता पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी तबके के लोग हैं, निवेशक भी उसमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी तबके के हैं। अशोक तो इतने सारे लोग मिल करके बदलाव क्यों नहीं ला पा रहे? अशोक सर, 13 करोड़ जनता और 12 लाख कार्यकर्ता, आपने 10% की गिनती, आपने तो भुगतान नहीं तो मतदान नहीं का भी नारा दिया। 10 करोड़ की गिनती करी। मैं भारत सरकार को और संबंधित राज्य की सरकारों को आगाह कर रहा हूं, इस देश में जब जब जनता की अदालत में लोगों ने अपने मुकदमे लड़े हैं, तब तब सरकारें बदल गई हैं। आप जानते हैं, सुन लीजिए, देश में 13 करोड़ जनता के लोग के 5 घर में परिवार जो सीधे प्रभावित होते हैं, और उन लोगों का पैसा है जो मुखिया है अपने घर का, जिसका 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख है। ऐसा नहीं है कि सड़क पे कोई 500 रुपए, 200 रुपए की दारू पीने वाले लोग अपने घर में जाके ये कहेंगे कि इनको वोट दे दीजिएगा तब लोग दे देंगे। ये इनके लड़के मर रहे हैं, इनके बेटियों की शादी नहीं हो रही है, इनकी किडनियां खराब है, इनके वर्ग संघर्ष के हालात हैं। सुन लीजिए मोदी जी और प्रधानमंत्री के रूप में और देश की राज्य की सरकारों के रूप में लोग जो इस चैनल को देख रहे होंगे, देश में 13 करोड़ की आबादी, 5 एक व्यक्ति यानी 65 करोड़ से 70 करोड़ के लोग प्रभावित है सीधे सीधे। जनता जिस दिन जागेगी, सदियों से झंडी भुजी राख सुबुगा उठी, धरती सोने का ताज पहन निकलाती है, दोराह समय का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। सिंहासन खाली कर देना पड़ेगा देश के प्रधानमंत्री को 2024 में। अगर पैसा नहीं मिला, वो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, और इधर ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा 2023 में, 2024 में जो सरकार हमारी मदद करेगी, जो दल हमारी मदद करेगा, उसके साथ खड़ा होके, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या कोई नहीं हो, तो हमारे साथ ही निर्दल चुनाव लड़के आपको प्रत्येक विधानसभाओं में हमारे 25 से 50 हजार लोग सीधे हैं, जो सिर्फ अपने पैसे की मांग के लिए आपके संबंधित लोगों का खेल बिगाड़ सकते हैं। चुनाव वही जीतेगा जो देश भर के निवेशकों का पैसा वापस कराने के लिए कटिबद्ध हो। यानी आप एक बार फिर लोकसभा चुनाव में भुगतान नहीं तो मतदान नहीं का मुद्दा एक बार फिर गर्म करने जा रहे हैं। आपकी तैयारी है, आपके निवेशक, आपके सहारा के तमाम कार्यकर्ता जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, आपके साथ खड़े होंगे और परिवर्तन का बिगुल आप फूकेंगे। नहीं, हम तो परिवर्तन नहीं चाहते जी, हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं जी। हमारे लिए किसी सरकार का कोई भी हो जो भी आता है इसी के इर्द गिर्द करता है, इसी के इर्द गिर्द करता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके दामन साफ हो। सब इस गंगबाती गंगा में हाथ धोते हैं और न्याय के रूप में सिर्फ कहते हैं गरीबों के लिए मददगार होती है राजनीतिक दल के लोग और राजनीतिक पार्टियां और सत्तानशीन लोग। लेकिन जब ये सत्ता पाते हैं, कोई विधायक होता है, तो जो विधायक होता है उसकी बड़ी गाड़ियां चलती है और उसके स्कॉर्पियो के शीशे
तब उठते हैं जब उनका कोई शुभेच्छु उनसे मिलता है, जनता के लिए उनके कार के शीशे नहीं गिरते। तो जानती पब्लिक सब है, लेकिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जनता अपने पैसे के लिए निकल चुकी है। सरकार चाहे जो रहेगी अशोक सर, हम बूथ स्तर तक की तैयारी कर रहे हैं। हम बूथ स्तर तक पे अपने लोगों का कार्यकर्ताओं की टीम तैयार कर रहे हैं। आज के डेट में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल, बिहार में जन क्रांति, मध्य प्रदेश की धरती पे हमारे वो क्रांतिवीर साथी जो लड़ रहे हैं, सीने अपने सर पे कफन बांध के देश में। बिहार के राज्य को देख लीजिए, मोहित कुमार नाम का एक नौजवान लड़का जिसको हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो इधर नीतीश कुमार की समाधान यात्रा निकली है, और उस समाधान यात्रा को में अपना समाधान ढूंढने के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जहां जहां नीतीश कुमार जा रहे हैं वहीं उनके सामने खड़े होकर उनसे दो हाथ कर रहे हैं। और वैसा तो राज्य की सरकारों को भी नैतिक जिम्मेदारी है, दिलवानी पड़ेगी, अन्यथा उनकी भी सत्ता चली जाएगी। अभय देव जी, अभी जो पिछला टर्म बीता है उसमें बस्ती जिले की 5 विधानसभाओं में सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, और ये नया टर्म जब शुरू हुआ है तो इसमें 1 विधायक बीजेपी के हैं और 4 दूसरे दलों के हैं। आपने ये जो मूवमेंट खड़ा किया, चूंकि बस्ती से खड़ा किया है, इसलिए ये सवाल बनता है, क्या आप अपनी समस्या को लेकर के जनप्रतिनिधियों के पास भी गए हैं? अगर गए हैं तो उनका रवैया आपके प्रति क्या रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अगर बस्ती की बात करूं, अशोक जी आप उससे अछूते नहीं हैं। आप हमारे पारिवारिक अभिभावक भी हैं, सामाजिक रूप से हमको मदद भी करते हैं, और निश्चित तौर पे अगर मैं राजनीति या समाज की सेवा में रहता हूं तो आपके बिना मार्गदर्शन से मेरा कुछ पूरा नहीं हो पाता। तो बड़ी भूमिका है मुझे। मैं ये कहूँगा कि आप अभिभावक के रूप में भी हमारे इस आंदोलनों को बड़ी गति देते हैं, और बड़े मोमेंटे के आप भी साक्षी हैं। इंडिया अगेंस्ट रेप जैसी एक घटना के दौरान आपने एक बड़ी आंदोलन की नींव रखी थी, जिसमें देश में संविधान में कानून परिवर्तित हुए थे। इसकी भूमिका में हम लोगों को भी मौका मिला था कि आपके साथ काम करने का। आप ही से सीख के तो हमने इस आंदोलन को बड़ा किया है, क्योंकि जनहित के मुद्दे तभी कोई उठाता है जिसके लिए काम करने में साफ गोई हो, चरित्र और दामन सही हो, और सच से लड़ने का साहस, बड़ा साफ मन रखना पड़ता है। बड़ा साफ मन रखना पड़ता है। तो इसमें तो कोई पट नहीं है कि आपने जो कदम आज ये बस्ती की हस्ती, हालांकि मैं बस्ती का बच्चा हूँ, हम कोई हस्ती नहीं है, आपका प्यार है कि आपने वो कार्यक्रम किया है जिसमें मुझे भी मौका दिया है। तो मेरे लिए तो मेरा ये परिवार और घर है। जिस परिवार में मैं रहता हूँ, इस परिवार में मैं हस्ती कभी नहीं हो सकता, परिवार हो सकता हूँ सबका। और इस परिवार के लोगों के लिए मेरा हृदय से आभार, अभिनंदन कि एक भाई और एक परिवार का लड़का आपके लिए एक काम तो कर रहा है, और कुछ कर पाए या ना कर पाए, कि सच की आवाज को देश भर में पहुंचा रहा है, सच के साथ लड़ रहा है। और अधिकार के लिए जो आपके लोगों की एक सोच होती है कि एक जनप्रतिनिधि को, एक समाज सेवी को सच के साथ समाज में निकलना चाहिए, और वो अपने सीमित संसाधनों, मैं आपके बीच में जाके अपने लोगों की यह बात बस्ती की सरजमी से उठाया था। सच्चाई और ईमानदारी को छोड़ दीजिए तो इतनी बड़ी बात नहीं की जा सकती है। निश्चित तौर पे जिस आदमी को आज सुब्रत राय से, जिसको एक लेटर देने में, एक साधारण सा पत्र कोई व्यक्ति उसके खिलाफ देता है तो उसकी रूहें कांप जाने का काम करती थी। आज 3000 से ज्यादा FIR, उनके बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर तक की गिरफ्तारी, और लगभग 200 से 300 मैनेजरों तक की पूरे हिंदुस्तान में गिरफ्तारी, और उसके बाद लगभग आंदोलन के दौरान 200 करोड़ से ज्यादा रुपए की विभिन्न राज्यों में भुगतान की प्रक्रिया ये मूवमेंट की देन थी। ये मूवमेंट की देन थी कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने उनके सभी झूठों पे से पर्दा उठाया। वो कहते थे कि एम्बार्गो लगा है, मैंने देश को सच बताया, इसकी क्वेरी कराई, और सुप्रीम कोर्ट के लिए गए उस आदेश को निकलवाया जिसमें वो साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई बैन नहीं लगाया था। पैसा देने के लिए देश भर के लोगों को उन्होंने आदेशित किया था कि देश के निवेशकों का पैसा दिया जाए। वो गलत तरीके से ब्रीफ करा के अधिकारियों को और निवेशकों को ये कहते हैं कि आपका पैसा सुप्रीम कोर्ट में के रोक पे है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाया है। इस आधार पे देश भर में आंदोलन होकर इस जानकारियां सारे लोगों के पास पहुंच गई है। जिन बस्ती भाई के लोगों के पास नहीं पहुंची है, ये इस माध्यम और चैनल के से जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई बैन नहीं लगाया, उनकी 2 सोसाइटियों पे बैन लगाया था, और वो भी
2012 में जब उस केस की शुरुआत हुई और उस केस की शुरुआत के एंड में उनको कहा गया था कि आप इनका पैसा दीजिए, आपके सभी खातों से रोक हटाई जाए, रिमूव कर दिया गया। तो कोई खाते पे रोक नहीं है। इसके कारण वो उस प्रपत्र का कुछ हिस्सा अधिकारियों को दिखाते हुए एम्बार्गो का बहाना करके आपकी सारी संपत्तियों को हड़प लेना चाहते हैं। आपको गलत तरीके से जो यहाँ के सक्षम अधिकारी जो सहारा प्रबंधन तंत्र में है वो कूट रचित साजिश कर रहे हैं, उनका कुछ लोग साथ दे रहे हैं। आपका पैसा कहीं डूब ना जाए, इस नाते आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित कराइए। और सीआरसी यानी केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय जो पैसे की मेन अथॉरिटी है, जहां से सुब्रत राय ने लाइसेंस लिया है, हमने जब यह पत्र की शुरुआत किया तो सुब्रत राय की घिघी बंध गई, उनके प्रबंधन तंत्र की घिघी बंध गई। और उस पत्र के एक्शन होने के दौरान केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी ने पत्र लिख के उनसे पैसे देने की मांग करी कि इन लोगों का पैसा दिया जाए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो हाई कोर्ट में उन्होंने रिट लगा के इनको कहा। और अंततः ये जब पैसे देने की बात आई तो सुब्रत राय हाई कोर्ट दिल्ली चले गए। वहां भी उनको फंसाने की बात किया, लेकिन हमारे क्रांतिवीर साथियों को सलाम, हृदय से अभिनंदन कि देश जग गया था और उनकी एक एक बातों का जवाब दिया। अभयदेव जी, हमने पूछा था जनप्रतिनिधियों ने कितना आपके मूवमेंट में साथ दिया और आपके साथ जो निवेशक हैं उनका दर्द उन्होंने कितना महसूस किया? सर मैं तो शुभ हूं कि अगर आम जनमानस को सड़कों पे आंदोलन करने के लिए निकलना पड़ रहा है तो आप ये बात समझ सकते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कार्य पद्धति और कार्यशैली क्या है। सब के सब सुब्रत राय के हाथ के कठपुतली दिखते। आखिर कौन सा ऐसा मामला है कि जो नया विधायक बन के आया है वो भी सुब्रत राय के विरोध में नहीं? जनता इनको चुनती है लेकिन ये जनता की आवाज नहीं बन पाते। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब 4 साल पहले सरकार का जो 2 साल पहले चुनाव हुआ और 2 साल के बाद 4 विधायक यहाँ से गैर भाजपाई हो गए, तो ये आप भी जानते हैं कि इस लड़ाई में बहुत सारे लोगों की देन रही। यहाँ की बस्ती की जनता संबंधित चारों लोगों से संतुष्ट नहीं थी। देश में एक बड़ी हवा भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी बस्ती में 1 सीट मात्र भारतीय जनता पार्टी जीत पाई, वो भी कुछ कमियों के कारण, अन्यथा यहाँ से सफाया हो गया होता। उसके बाद भी अगर जनता ने इतनी आपके ऊपर भेद दिखाई, आपको विधायक बनाया, तो आप जनता की आवाज उठाने में आप इतनी देर से पूरे लोग सड़कों पे घूमते हैं, आप कहीं भी सहारा पीड़ितों की मदद करने नहीं आते, कहीं भी एक पत्र भी उन लोगों का नहीं जा पाता। तो आखिर कुछ तो है जो आपको रोक रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं सुब्रत राय का विपक्ष आपके दरवाजे पे आ जाता हो जिससे आप प्रभाव में आ जाते हैं और जनता की आवाज नहीं उठाते? कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता के मुद्दों से आपका ध्यान कोई रहता ही नहीं है, आपको सिर्फ पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बने रहते हैं, आपको मूलभूत समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, गरीबों की आवाजों से कोई मतलब नहीं। इस बस्ती में जितने भी विधायक हैं उन्होंने एक बार भी, इतने बड़े बड़े आंदोलन होने के बाद भी एक बार भी अपनी सहभागिता दर्ज नहीं करी। तमाम साथियों ने जाके उनसे कहने की कोशिश करी, लेकिन ना एक लेटर उन्होंने लिखा, ना एक कार्यवाही उन्होंने किया, ना अपने स्तर से देश भर के निवेशक अपने विधानसभा के निवेशकों के साथ खड़े भी नहीं। बड़ा दुर्भाग्यशाली स्थिति है। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनने से पहले आप लोगों को भी बार बार सोचना चाहिए कि अभयदेव जी, बस्ती से जो मूवमेंट आपने 4 साल पहले शुरू किया था, यहीं सड़कों पर आप चीखे चिल्लाए थे, सहारा के जमाकर्ताओं के साथ आपने उनका दर्द साझा किया था। ये मूवमेंट आपका कहाँ तक पहुँचा है, कितने बड़े स्केल पर पहुँचा है, बताइए हमारे दर्शकों को। सर, बस्ती से आंदोलन की शुरुआत करते करते हमको मध्य प्रदेश का एक साथी नीरज शर्मा मिला। मध्य प्रदेश पहुँच गया, बिहार पहुँच गया। नीरज शर्मा के साथ हम लोगों ने देश भर में एक बड़े आंदोलन को गति दिया, जिसको आंदोलन में एक संगठित समूह का निर्माण किया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमने 16 राज्यों में अपने संगठन फैला रखा। एक बड़े जन आंदोलन मोर्चा पहुंच गया, जिसमें हमने बड़े आंदोलन किए। बड़े आंदोलन में हमने शुरुआती दौर पे जिस आंदोलन की रूपरेखा यहाँ किया, उस रूपरेखा के बाद हम लोगों ने 28 तारीख को लखनऊ में
विगत 2 साल पहले सहारा शहर का घेराव किया और 40 से 50 हजार लोग एक साथ इकट्ठे हुए। उसके बाद हम लोगों ने जंतर मंतर पे बड़े कार्यक्रम किए। दिल्ली में किया। दिल्ली जंतर मंतर पे बड़े कार्यक्रम में देश के राष्ट्रपति तक से अपनी वहाँ से राष्ट्रपति तक को संदेश दे के हम लोग आए थे और राष्ट्रपति महोदया ने हम लोगों को मिलने के लिए बुलाया था, हमारी बातें सुनी थी। उसी के बाद कार्यवाहियाँ शुरू होने लगी। उसके बाद हम सभी लोगों ने विभिन्न राज्यों में अपना कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें हमने अभी बहुत पहले उत्तर प्रदेश में ही राज्य कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी में अयोध्या में एक बड़ा कार्यक्रम किया। उसके बाद बस्ती में कार्यक्रम किया। बस्ती के बाद हम लोगों ने झारखंड में एक बड़े कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। बिहार में हमारी प्रत्येक जनपद में बड़ी टीम तैयार है। 15 तारीख और 9 तारीख एक ऐतिहासिक पूरे देश में कार्यक्रम हुआ, जिसमें लाखों लोग एक साथ सड़कों पे उतर के आए थे और बड़े पैमाने पे इस आंदोलन था, जिसमें मेरी गिरफ्तारी भी हो चुकी थी। मैंने कई बार पुलिस इस मामले में। कहाँ गिरफ्तारी हुई थी आपकी? बस्ती में मुझे हाउस अरेस्ट उन्होंने कर लिया था। बस्ती में ही हाउस अरेस्ट किया था। अच्छा, वो मामला जिसमें आप कहीं जाने वाले थे, किसी प्रदेश में आंदोलन था, तो आपको पहले ही हाउस अरेस्ट उन्होंने कर लिया। उसके पहले भी जब हम लोगों ने बस्ती में कार्यक्रम किया, तो बस्ती में कार्यक्रम में हम जिस दोषी और आरोपी को सौंप के आए थे, उस दोषी से और आरोपी पे बस्ती की पुलिस, उस बस्ती की पुलिस ने उनको, जिसके ऊपर FIR था और जिसके ऊपर 400 गंभीर आपराधिक 419-20 के मुकदमे थे, उसको छोड़ दिया रात को 11:30 बजे। कौन था? शकील अहमद बस्ती आरम। अच्छा, बस्ती आरम यहाँ एक विवाद करके आया था। हमारी रैकी करके हम अपने गुंडों को साथ हत्या का प्रयोजित साजिश कर रहा था। हम लोगों ने उसको पकड़ के दिया था पुलिस भरे सभा में। केस लॉन्च किया गया उनके खिलाफ ना केस क्लियर करके हमारे खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज करा दिया। और बस्ती की वो पुलिस थी जो सड़क पे अपना पैसा मांगने के लिए आंदोलन करती हो, अपनी बात रखती हो, पीड़ित हो, उसके ऊपर ही गिरफ्तारी करा देती है और उसको जेल में डाल देती है। और वो तो मैं बस्ती में न्यायिक व्यवस्था में बैठे जज महोदय का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इन्होंने कोई गलती नहीं करी है, इन्होंने समाज के लिए आंदोलन किया है। हो सकता है कोई गलती हो, लेकिन इनको लिहाजा बेल दी जाती है। और मैं उनकी कृपा से जेल के बाहर हूँ, आंदोलन में अपने लोगों के साथ हूँ। तो मैं जिसके लिए लगातार लड़ रहा हूँ, प्रशासनिक अमले के लोग उसमें उनकी मदद करते नजर आ रहे हैं। दूसरे पक्ष की मदद करते, दूसरे पक्ष की लगातार बन जाते हैं जनता की आवाज में। जनता की आवाज को अगर दबा रहा है तो कोई प्रशासन ही दबा रहा है, और प्रशासन ही नहीं चाहता है। मुझे तो शंका है कि प्रशासन न्याय देना ही नहीं चाहता, प्रशासन उनके हाथों का कठपुतली है। अभय देव जी, एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने का अब आपके पास अनुभव हो गया है। आप छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों का दौरा करके आप स्वयं उस आंदोलन में हिस्सेदारी कर चुके हैं और इस चैनल को तमाम जिम्मेदार भी देख रहे होंगे, जहाँ तक हमें उम्मीद है, और देखेंगे। तो आप देशवासियों को या उन जिम्मेदारों को इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो मीडिया दस्तक की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और आभार दूंगा, क्योंकि आज पीड़ितों का दर्द सुनने के लिए जब हम लोग से कहते हर राज्य में या कहते हुए जाते हैं, हर जगहों पे देखने को मिलता है कि जब लोग थक जाते हैं सरकारी मशीनरी में अपने कागजों को लेकर, जब लोग प्रशासन से परेशान हो जाते हैं, अपराधियों से परेशान हो जाते हैं, लोगों की न्यायिक प्रणाली और व्यवस्थाओं से थक हार के जाते हैं, तो वो अखबार और मीडिया के पास, नो डाउट, वो उनको ये लगता है कि जैसे अशोक सर, आज लोग हमको टेलीफोन जब करते हैं तो वो DM बस्ती को टेलीफोन नहीं करते, और उनके सहारा प्रबंधन तंत्र के अधिकारी को नहीं करते, क्योंकि आप दर्द सुनते हैं, करते हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन को उनको एक उम्मीद सी बन गई है कि ये आंदोलन है तो पैसा है, और वो कहते हुए रोते हुए मिलते हैं कि सर आंदोलन मत बंद करिएगा, नहीं मेरी हमारी जान चाहिए। ये उनको ऊपर फेथ है। इसी तरह से देश के सारे स्तंभ अगर अपनी जिम्मेदारियों का दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते, तो चौथे स्तंभ के पास यानी मीडिया के पास जाते हैं, पत्रकारों के पास जाते हैं। और आज मुझे बहुत दुख है इस बात का कि अगर हमारे साथियों के पास पहले जमाने में भी क्या, आज का जमाना तो बहुत स्वतंत्रता का जमाना, अभिव्यक्ति का जमाना। पहले जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में जब हमारे क्रांतिकारी साथी लड़ते थे, तब भी अखबार चला करते थे, और शान से उस अखबार को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाने वाले लोग, और दूसरे दिन वो खबर जीवट हृदय के लोग निकाल ही देते थे उनके खिलाफ। लेकिन आज उनसे भी बड़ा कौन सा ऐसा प्रभाव है
पैसा क्या सब पे भारी है? पैसा क्या ईमान पे भारी है? हम सबकी तरफ अपनी बात रख के आते हैं अशोक सर जी। ना एक अखबार निकालता है और ना एक राष्ट्र में बैठे चौथे स्तंभ के रूप में बड़ी नेशनल मीडिया भी हमारे बीच आती है। अगर आज हमारे बीच में सोशल साइड में और हमारे जैसे आप जैसे लोग ये अखबारी जगत में और विभिन्न साइडों पे बैठ के हमारे बीच ना होते तो देश भर में ये हमारी बात पहुंच ना पाती। और आज हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सुब्रत राय से पैसा ले लूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं लड़के सरकार को जगा दूंगा। अगर सरकार में मानवता होगी, सरकार जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी तो निश्चित तौर पे उनको न्याय मिलेगा। इतनी तरीके से आपने जोरदार तरीके से आवाज को बुलंद किया है। मैं उन जिम्मेदार लोगों से इस मंच के माध्यम से कहूंगा कि आपकी भी जिम्मेदारी समाज के अंतिम वर्ग को न्याय दिलाने के लिए है। आखिर कब निकलेंगे, कब सच बताएंगे और कब मदद करेंगे? आप मदद करिए, क्योंकि बहुत पीड़ा में वो लोग हैं जिनकी बच्चियों की शादियां नहीं हो पा रही, जिनकी किडनियां खराब हैं, वो पैसे के अभाव में दम तोड़ दे रहे हैं, जिनके लोग डिप्रेशन हो गए हैं और इस नाते कि उन लोगों के घर पे दरवाजे पे रोज आ रहे हैं जमा करता कि हमारा पैसा तो तुम ही ले गए थे, हमको दो। डिप्रेशन के शिकार है और आत्महत्या करने पे विवश हो रहा है। कहीं देश में वर्ग संघर्ष की स्थिति ना हो जाए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि आइए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करिए और संबंधित विरोध जो लोग हैं, जो गलत हैं, इन अपराधियों और इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए जो विभिन्न तरीके से आप सभी गरीबों का पैसा कूट रचित साजिश करके हड़प रहे हैं। इनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे बनते हैं। देश भर में 3000 से ज्यादा मुकदमे इस बस्ती में कब होगा? मैं इस बस्ती के प्रशासन, खासतौर पर जिला अधिकारी और कप्तान साहब से भी पूछ रहा हूँ, क्या बस्ती के लोग आपसे न्याय की उम्मीद करेंगे? क्या बस्ती की संवैधानिक व्यवस्था सारी संवैधानिक व्यवस्था की तरह ही है या फिर न्याय में देरी? मैं आपका भी इंतजार करूंगा, मैं खुद मिल के आया था। लेकिन इसके साथ साथ देश भी प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी अगर ये वीडियो आपके पास तक जा रही हो, किसी माध्यम से भी आपके लोग ले जा रहे हो, तो आप पीड़ित शोषितों के हक की लड़ाई लड़ते हुए गरीब चाय बेचने वाले लड़के की उपाधि के साथ आप देश के प्रधानमंत्री हैं। इनकी पीड़ा सुनिए, ये दर दर की ठोकर खा रहे हैं। सुब्रत राय को टॉप टेबल पे बैठाइए, हमारे प्रतिनिधि होके हमारे देश के निवेशकों का पैसा वापस दिलाइए, या तो उनकी संपत्तियां बेच करके उनका पैसा दीजिए, या फिर देश में जिस तरह उद्योगपतियों को आप एक मुफ्त धनराशि कोरोना काल में देके उनका सर्वाइव कराए उद्योगपतियों को, ऐसे गरीबों को भी 3,00,000 करोड़ रुपए पैसा अनुदान दीजिए और उनकी संपत्तियां बेच के देश के निवेशकों का अपना पैसा पूरा करिए। अभय देव जी, आपने वक्त दिया और मीडिया दस्तक के सवालों का बड़े साफगोई से आपने जवाब दिया। इसमें दो राय नहीं है कि सहारा के निवेशकों का दर्द आपने समझा है और समझ करके इतना बड़ा देश भर में आंदोलन खड़ा किया है। तो एक मीडिया कर्मी होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी आपके आंदोलन को पूरा समर्थन देता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपको कामयाबी मिले और तमाम रोते हुए पीड़ित चेहरों को न्याय मिले, उनका डूबा हुआ पैसा भारत सरकार वापस दिलाने में महत्वपूर्ण पहल करे। आपने वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत आभार जो हम लोगों की पीड़ा को आज आपने पूरे परिवार के साथ, मीडिया परिवार जो न्यूज़ दुनिया मीडिया दस्तक है जैसे तमाम और साथी जो हमारी इस तरह से मदद करते हैं। आज बस्ती में हमको सौभाग्य मिला कि हम एक तरह से अपने गुरु के साथी बैठे हैं, जिसमें हमको थोड़ा सा अनुभव मिला और उसको हम लोगों ने जो देश भर में परोसा, ये शायद आपकी ही किए गए कार्यों का नतीजा था कि हम देश भर में पहुँचा। धन्यवाद।